यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई। उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है। उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था। आदित्यनाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पे लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? कि आदित्यनाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्यनाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आपकी सीएम से पीएम का सफर कि उसके मुल्क से कोई सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, और वो भी साथ वाले हमसाया मुल्क में जिसको जो है वो दुश्मन देश कहा जाता है वहाँ पर चला जाए। तो चलिए आपको ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताए दे। तो ये हुआ है। अब अफसोस है, बहुत अफसोस है। नमस्कार दोस्तों। अब पाकिस्तान के अंदर हमारे जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ, उनका डंका चलता रहता है। प्रधानमंत्री मोदी है इसलिए उनकी ज्यादा यहाँ पर बात होती है, क्योंकि इंटरनेशनली प्रधानमंत्री मोदी ज्यादा जो है उनकी एक्टिविटीज रहती है। लेकिन उसके बाद अगर सबसे ज्यादा डिस्कस किए जाने वाले जो चेहरे है उसमें वन ऑफ दी टॉप फेसिस है योगी आदित्यनाथ। अब बात अमित शाह को भी डिस्कस किया जाता है, और भी कई सारे हैं जैसे कि जयशंकर साहब को भी डिस्कस किया जाता है, एनएस अजीत डोभाल को, लेकिन साथ में योगी आदित्यनाथ को भी किया जाता है। और ये योगी आदित्यनाथ, जरा वो सोचिए, कई बार पाकिस्तानी ऐसा सोचने पर मजबूर होते हैं कि भाई मोदी हमें इतना डरा रहा है, मोदी हमें इतना तंग कर रहा है। जरा सोचिए, ये चाय वाला है, अगर गाय वाला मतलब योगी आदित्यनाथ अगर पीएम बन जाते हैं 2024 में, तो ऐसा नहीं लग रहा, लेकिन मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ यहाँ पर पीएम बन जाते हैं तो फिर क्या सिचुएशन होगी। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक लेवल तक सीमित रखते हैं चीजों को, लेकिन आपने यूपी की कई सारे न्यूज देखी होंगी, तुरंत तुरंत जो भी चीज होता है ना उसको तुरंत यहाँ पर उसका रिफ्लेक्शन आता है। चाहे किसी ने कोई क्रिमिनल हो, अगर वो मिल नहीं रहा है, उसको पहले तो उसको ढूंढ लिया जाता है, उसका एनकाउंटर किया जाता है, पैर में गोली मारी जाती है, और फिर भी नहीं सुनता, सामने गोली चलाता है तो उसको मार दिया जाता है। लेकिन मान लीजिए कि ढूंढने से भी नहीं मिलता तो उसके घर पर बुलडोजर चला जाता है। यही बात हो रही है यहाँ पर। इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। यूपी के सीएम आदित्यनाथ जो है उनकी एक इंटरेस्टिंग स्टेटमेंट सामने आई जिसमें पाकिस्तान और बांग्लादेश का जिक्र है। तो मैंने सोचा कि पाकिस्तान का जिक्र आ रहा है तो इस पे क्यों ना बात कर ली जाए। और उन्होंने उन लोगों के मुतालिक बात की है कि जो पाकिस्तान की सिटीजनशिप छोड़कर इंडिया चले जाते हैं, या बांग्लादेश से काफ़ी लोग ऐसे हैं जो सिटीजनशिप बांग्लादेश की छोड़ के इंडिया की उन्होंने सिटीजनशिप हासिल की है। बहुत सारे लोग इस पे बहुत ज़्यादा हैरान भी होंगे, अच्छा पाकिस्तान से, वो बहुत सारे तो आके ये भी कहते हैं कि मैं झूठ बोल रही हूँ, ये कर रही हूँ। तो मैं आपको फैक्ट्स एंड फिगर्स बता रही हूँ और इसमें झूठ बोलने वाली कोई बात नहीं है। इसकी वजह ये है कि हर इंसान ये समझता है कि उसके मुल्क में जो है वो सब कुछ सही हो रहा है, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि उसके मुल्क से कोई सिटीजनशिप छोड़ के किसी दूसरे कंट्री में चला जाए, और वो भी साथ वाले हमसाया मुल्क में जिसको जो है वो दुश्मन देश कहा जाता है वहाँ पर चला जाए। तो चलिए आपको ज़रा थोड़ी सी तफसीलात बताए देते हैं, हम डिटेल्स बताए देते हैं। बात कुछ इस तरीके से है कि जो ये यूपी के सीएम हैं, वो एक सेरेमनी थी जिसमें वो लोगों को जो है वो ख़ास तौर पर जॉब्स के हवाले से और इस तरह के दे रहे थे, लेटर्स दे रहे थे। बहुत से लोगों को उन्होंने जॉब्स दी वहाँ पर लेक्चरर की कॉलेजेस में, इसके अलावा चंद दूसरी। वहाँ पर उनका ये कहना था कि जो ऐसे तमाम लोग रिफ्यूजीज़ जो बांग्लादेश छोड़ के भारत जाते हैं, वहाँ की वो शहरियत इख्तियार करते हैं या पाकिस्तान के, तो उनके लिए हमने उनको जो प्लेस दिए रहने के लिए, जो उनको प्लॉट्स दिए हैं, जो घर दिए हैं, वो दरअसल जो हाउसिंग प्लॉट्स उनको दिए हैं वो जगह हैं कि जो हमने लैंड माफिया ने जो ग्रैब की हुई थी उनसे वापस लेकर वो हमने उनको दिए हैं। यानी उनका कहने का मकसद ये था ये कि जो लैंड ग्रैबर्स होते हैं उनसे वो हमने वापस ली और वो हमने
उनको फराहम की जो यहाँ पर शहरियत लेने के लिए आए। अच्छा, जो बांग्लादेश है वहाँ से काफ़ी लोग भारत गए हैं माइग्रेट होकर, और उन्होंने माइग्रेशन की, यानी कि वहाँ की अपनी शहरियत छोड़ के वो वहाँ पर चले गए। हिंदू बहुत बड़ी तादाद में, जिनका हिंदू धर्म है, हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले, और उन्होंने वहाँ पर जाकर, कहा जा रहा है कुछ 63 फैमिलीज़, 63 ख़ानदान ऐसे हैं जिनको उन्होंने वहाँ पर बसाया है, और वहाँ पर उनको घर भी दे दिए गए हैं। उस सेरेमनी में उन्होंने ये सारी बातें की। और इसके अलावा सिर्फ यही नहीं, बल्कि उनको जॉब्स भी दी जा रही हैं, सब कुछ किया जा रहा है। पाकिस्तान से भी जो लोग वहाँ पर गए हैं उनको भी इसी तरीके से रहने के लिए जो हाउसिंग है वो फराहम की जा रही है। और जो उन्होंने कहा कि हम इनको हाउसिंग वो फराहम कर रहे हैं कि जो लैंड जो है वो कब्ज़े की हुई थी, ज़मीनें और सब, तो वो हम वापस लेकर वो हम इनको दे रहे हैं। तो वो जो रॉबिन हुड का एक तस्वर होता है, वो मुझे ये पढ़कर सुनकर आया कि रॉबिन हुड का भी ये काम था कि वो, वैसे तो उसका काम ये था कि वो अमीरों से लेकर गरीबों को देता था, तो वो तो नहीं, लेकिन ये जो है, ये जिन्होंने कब्ज़ा की हुई थी ज़मीनें, उनसे वापस खींच रहे हैं, वापस हासिल कर रहे हैं और उनको दे रहे हैं जो उनके मुल्क में शहरियत इख्तियार करें। अब देखिए, जो भारत है उसकी तो आबादी पहले ही इतनी ज़्यादा है, मतलब 1.5 अरब आबादी भाई, तो इसके बावजूद दूसरे लोगों को जो है वो अपने मुल्क में आने देना, उनको शहरियत देना, सिटीज़नशिप देना, बड़ी बात है ये। पाकिस्तान से तकरीबन 7,000 के करीब जो हैं एप्लीकेशंस इंडिया में जा चुकी हैं। 7-8,000 एप्लीकेशंस ऐसी हैं कि जो यहाँ के लोग, उन्होंने वहाँ पर जाने के लिए, शहरियत इख्तियार करने के लिए वहाँ पे अप्लाई किया है, और उसमें बड़ी तादाद हिंदुओं की है, यानी हिंदू मज़हब से ताल्लुक़ रखने वाले लोग जो हैं वो यहाँ से माइग्रेट करके इंडिया जाना चाहते हैं। आदित्य नाथ साहब के बारे में एक कवर पेज पे मैंने उनकी तस्वीर देखी और उस पे लिखा होता रेन ऑफ टेरर। क्या मतलब इसके पीछे कहानी क्या है? क्या आदित्य नाथ साहब, मैंने वैसे सुना है, पाकिस्तान की मैं बात कर रहा हूँ, मैंने यहाँ पे लोगों से सुना है कि यार बड़े मतलब खतरनाक किस्म के आदमी, खतरनाक किस्म का मतलब इन द सेंस कि लोग बड़े डरते हैं इनसे, अपने मतलब यूपी में हो या फिर आगे पीछे हो, बेशक वो सरकार के लोग हो या बाकी लोग हो, मतलब बड़ा टाइट करके रखते हैं सारा कुछ। कुछ लोग नहीं बल्कि बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि अभी मोदी जी के बाद जब नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर आएगा तो वो आदित्य नाथ यानी योगी जो नाथ साहब हैं ये बनेंगे। तो समझते हैं आपकी सीएम से पीएम का सफर जो है, क्योंकि इससे पहले गालिबन मोदी जी भी सीएम रहे थे गालिबन गुजरात के, और वहां से मतलब डायरेक्ट दिल्ली में उन्होंने। देखिए, योगी जी यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं, और ये जो फोटो छपी है रेन ऑफ टेरर के साथ, मैं कहता हूँ ये बड़ा अच्छा हुआ, ऐसे छपनी चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान के लोग पहले देखें ऐसी फोटोज हमारे यहाँ छपती हैं। तो ये है, अब जहां तक बात है कि चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेटर हुई है, और हमने देखा है एनकाउंटर्स बढ़े हैं, वो भी क्रिमिनल एलिमेंट के साथ। क्राइम रेट घटा है जब से वो आए हैं। दूसरी चीज, जो दंगा करते थे, जो वायलेंस करते थे, जो के राइट्स करते थे, उसमें हमने पहले देखा था कि पहले रॉयल्स ज्यादा होते थे। अब जो सिचुएशन है, अब ये हमने देखा है कि नई चीज आई है। जो भी रॉयल्स करता हुआ आदमी मिले, वो सीसीटीवी से निकालते हैं, और वीडियोस और जो प्रेस फोटोग्राफर्स है उनके उससे निकालते हैं फोटो, और उसी जितना नुकसान हुआ है उसी आदमी से और या उस ग्रुप ऑफ लोगों से रिकवर किया जाता है। तो हमने उसके बाद से ये रॉयल्स कम देखे हैं, रॉयल्स कम हुए, पावरफुल लीडर हैं योगी और स्ट्रॉन्ग डिसीजंस लेते हैं, इसमें कोई शक। तो साउथ एशिया है, वहाँ पर पाकिस्तान और फिर श्रीलंका, ये दो ममालिक हैं जहाँ पर बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सियासी अदम इस्तेहकाम है। क्या सिमिलैरिटी है, किस तरह की मुशाबहत है इस वक्त जो श्रीलंका में वाक़यात हो रहे हैं? अगरचे इंटरनल फैक्टर्स जो हैं, जो अंदरूनी अवामिल हैं, वो मुख्तलिफ हैं पाकिस्तान और श्रीलंका के, लेकिन जुर्म लगभग जो है वो मिलता जुलता है पाकिस्तान और श्रीलंका का। कि मार्च का पहला हफ्ता जिस वक्त पाकिस्तान ने यह फैसला किया, और पाकिस्तान की तरह 35 ममालिक थे जिन्होंने यह फैसला किया कि वो एब्सटेन करेंगे, अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली में अमरीका एक करारदाद लेकर आया यूक्रेन के मामले है। श्रीलंका चलता है अपने टूरिज़म पे, श्रीलंका चलता है अपनी जो चाय और दीगर जो ज़रूरी अजनास हैं उनकी एक्सपोर्ट पे, और को बहुत
प्रॉपर पावरफुल इकोनॉमी नहीं है। ट्रांजिट के ऊपर अपने पोर्ट से वो पैसा कमाते हैं, लेकिन वो पैसा जाहिर है कि उसमें कभी कमी कभी ज्यादती होती रहती है। लेकिन श्रीलंका जो है वो अचानक जिस वक्त वो BRI का हिस्सा बना तो साथ ही वो बन गया जो इंटरनेशनल प्रॉक्सी बैटल ग्राउंड है चाइना और अमेरिका के दरमियान। इंडिया इसमें बड़ी हद तक शामिल है। अब श्रीलंका इसको कहा जाता है बहरे हिंद का मोती, यानी कि पर्ल ऑफ द इंडियन ओशन। इंडिया और जापान $700 मिलियन से बना रहे थे जो उनका वेस्ट कंटेनर टर्मिनल है वो बना रहे थे, ईस्ट कंटेनर टर्मिनल बना रहे थे $700 मिलियन से, और ये 2 से 3 किलोमीटर दूर था चाइना के प्रोजेक्ट से। चाइना को उसके ऊपर एतराज़ था, लेकिन फिर श्रीलंका ने क्या किया, उसको अंदाज़ा है कि उसकी इकोनॉमी सस्टेन नहीं कर सकती इंटरनेशनल प्रेशर को और चाइना बाहर से बैठकर उनका मुल्क नहीं चलाएगा। उन्होंने फिर एक बड़े बिजनेसमैन हैं इंडिया के, गौतम अडानी, गुजरात बेस्ड है, उनको 2 बड़े प्रोजेक्ट्स दिए ताकि वो थोड़ा सा मामला जो प्रेशर है उसको ईज किया जाए। एक उन्होंने किया कि जनाब जाफना पेनिनसुला के साथ ही रिन्यूएबल एनर्जी का ही प्रोजेक्ट जो है वो गौतम अडानी को दे देते हैं। उसके बाद वो एक प्रोजेक्ट ईस्ट कंटेनर की बजाय वेस्ट कंटेनर टर्मिनल जो थोड़ा सा दूर बनता है वो भी गौतम अडानी को दे देते हैं, जिसको 35 साल के एग्रीमेंट करते हैं कि बिल्ड ऑपरेट ट्रांसफ़र के तहत, और उसमें मेजर स्टेक होल्डर गौतम अडानी है। 51% उनके पास शेयर हैं, वो रखेंगे, ऑपरेट करेंगे, इंडियंस वहाँ पर आएंगे और एक चेक मौजूद रहेगा कि वहाँ पर यह बताया जाता है कि फॉरेन जो रिजर्व्स हैं वो तो इतने रह गए हैं कि श्रीलंका 1 महीने तक चल सकता है, उसके बाद तो श्रीलंका के पास पैसे नहीं है। उनको डीजल की सप्लाई भी रुक जाती है, उनकी जो इंटरनेशनल ट्रेड है वो मुतासर होने लग जाती है और फ्यूल शॉर्टेज स्टार्ट होती है। अब जब फ्यूल शॉर्टेज होती है तो उससे बिजली का बुहरान आ जाता है, लोड शेडिंग शुरू हो जाती है और एक शोर मचता है। लेकिन फिर प्रोटेस्ट शुरू होते हैं। किया जा सकता था। इस दौरान इंडिया ने $1 अरब की क्रेडिट लाइन दी। आपको याद है जब पाकिस्तान के वज़ीर आज़म गए थे तो पाकिस्तान ने भी कहा था $50 मिलियन की क्रेडिट लाइन हम दे रहे हैं। बहुत से दुनिया के ममालिक देते हैं। वो प्रोग्राम सस्पेंड कर दिया उन्होंने पाकिस्तान के साथ, जो ये खान ने प्राइसेस जो रिलीफ दिया था, सियासी शोबदाबाजी। अब टाइम आ गया, बड़ा शौक है ना अमेरिका की गुलामी नहीं करनी। और ताने यानी जो आदमी सेंस की बात करे उसे कहते हैं अमेरिका का गुलाम है। यार ऐसा झूठों का टोला, फ्रॉडियों का, ये रंगबाजों का आया, बड़ी मुझे खुशी हुई। आज उसने फैसल सईद ने कहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की कोशिश की है, सहाफियों ने गालियां दी हैं उसको, भाग गया वहां से। और ये डाकू और चोर लुटेरे दूसरों को गालियां दे। आज एक कॉल आई इमरान खान को, उसने कहा कि तुम भाग गए हो, शुक्र है कोई एक यानी कोई क्रिटिक की भी कोई असल लाइनें खोलो। लोग जो इस वक्त गलियों में सड़कों पे इमरान खान पे बातें कर रहे हैं वो उसको लग रहा है कि झूठा, उसके कान सुने कि लोग उसके बारे में क्या बात कर रहे हैं। ये इनकी कहानियां, ये मतलब है जुआ कराते हुए वक्फा बराए नमाज करने वाले लोग, इससे ज्यादा मुनाफिक, तस्बीह पकड़ के यानी बदतरीन झूठ बोलने वाले, एहसान फरामोश लोग, इन्हें चैलेंज करने वाला कोई नहीं। पाकिस्तान का इज्तिमाई ज़मीर इतना मर गया है, तो बहुत खुशी हुई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि लोग चैलेंज कर रहे हैं। अब इनको ये आए इलेक्शन कैंपेन में, इनको लग पता जाए। और इनके जो पीछे आर्टिफिशियल बाबे बैठे हुए हैं, को अजीबोगरीब किस्म के, वो यानी कब्रों में टांगे लटकाए बकवास कर रहे हैं। रद्द-ए-अमल ऐसा आना चाहिए। इनकी जरूरत कैसे है कि उसकी हिमायत में बात कर रहे हैं। और अभी जो डंडे जूते पड़ेंगे IMF के, इसके बाद अभी जो महंगाई आनी है, अभी लोड शेडिंग, गैस का ना होना, बिजली का ना होना, महंगाई का वो अभी ऐसी आएगी, भूल जाएंगे 3.5 साल की सख्तियां आपको। उस वक्त फिर खुद मुख्तार वो अकल की बात कर रहा है एक आदमी। अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बूट पॉलिशिए, जूते चमकाने वाले, जूते चाटने वाले और इनकी वाह करने वाले ही रह जाएंगे जिंदा। हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की उस दिन खड़े होके वहां पे, उसके बाद ये वाला फैसला भी हो गया कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये प्रोग्राम नहीं कर। जो बोले उसकी जबान बंद कर दो, जो वोट दे उसका हाथ रोक दो, उसके अंगूठे पर स्याही लगने से पहले प्रोसेस को ही रोक दो। हर चीज सिलेक्शन चाहते हैं। अदलिया भी उनकी मर्जी की हो, नैब भी उनकी मर्जी का, वोट भी उनकी मर्जी का। तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। मेरे पाकिस्तान के ऊपर अजाब टूट जाना है, ये मुझे खदशा है। अल्लाह करे मेरा ये खदशा जो है वो दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे मैं गलत सोच। नमस्कार दोस्तों, पाकिस्तान में एक हिस्ट्री है। पाकिस्तान की हिस्ट्री ये है कि जब कोई पत्रकार पाकिस्तान के खिलाफ बोलता है, खास करके पाकिस्तान के खिलाफ की तो बात नहीं, खास करके पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ जब बोलता है, इवन गवर्नमेंट के खिलाफ भी अगर बोलोगे ना तो चलेगा,
लेकिन पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ बोलोगे, ISI के खिलाफ बोलोगे ना, तो आप मान लीजिए कि पाकिस्तान में हो तो आपको आप मारे ही जाएंगे। लेकिन मान लीजिए कि अगर आप पाकिस्तान छोड़ के चले गए और वहाँ से आपने बोलना शुरू किया है, क्योंकि आपको एक सेफ पैसेज चाहिए था, जब आपको सेफ पैसेज मिल गया, क्योंकि जब आप पाकिस्तान में थे और आपने इस चीज़ की शुरुआत की थी तो आपको धमकियाँ मिल चुकी थी, तो आपने पाकिस्तान छोड़ा, कहीं और गए, वहाँ पर रहना आपने शुरू किया। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि उस गवर्नमेंट का सपोर्ट है आपको लगा कि भाई अगर मैं पाकिस्तान छोड़ दूंगा तो बच जाऊँगा, तो वहाँ पर भी ISI आपको मरवा दी थी। और ये बहुत ईजी काम है, ऐसा नहीं कि ISI बहुत यहाँ पर 30 माखा बन जाती है। वो बंदा होता है, उसकी एक लाइफस्टाइल नोट की जाती है, फिर पता चलता है कि भाई इस समय पर ये बाहर निकलता है, उसको मार दिया जाता है। चलिए वो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हामिद मीर जैसे लोग जो है उन पर भी अटैक हो चुका है, 2 गोलियाँ लग चुकी है भाई साहब को, और थोड़े थोड़े समय पर उनको हिम्मत मिलती रहती है और वो बाहर आकर बोलते हैं कि भाई क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। यहाँ पर यही चल रहा है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। हामिद मीर साहब ने जो गुफ्तगू की उस दिन खड़े होके वहां पे, जब तुम लोग पाकिस्तान के मीडिया को इजराइल के हक में एक नैरेटिव बनाने में नाकाम हो जाते हो, तुम देखते हो ये मीडिया तो हर वक्त इजराइल की मुखालफत ही करता रहता है, तुम्हें इसमें बड़ा गुस्सा आता है। तुम फिर कभी मतीउल्लाह जान को उठा लेते हो, कभी अबसार आलम को गोलियां मारते हो, कभी असद तूर को उठा के घर में घुस के मारते हो। फिर तुम्हारा एक और भी प्रॉब्लम है, तुम कहते हो जी हमारे टैंकों को जंग लग गया, हम लड़ नहीं सकते, इंडिया से दोस्ती कर लो। और मीडिया पे शिकवा होता है, मीडिया वालों हम इंडिया से दोस्ती करना चाहते हैं, तुम हमारे साथ ताउन नहीं करते, तुम मीडिया को फेंटी लगाते हो। तो मीडिया जो है ये इंडिया के साथ दोस्ती में हमारे नए नैरेटिव जो है उसकी मदद नहीं कर रहा। घुस के मारा, तो अगर तुम इतने बहादुर हो तो घर में घुस के मारते हो जिसमें उसकी मदद के लिए सिवाय उसके तोते के और कोई भी नहीं था, तो इतने मर्द के बच्चे हो, इतने बहादुर हो कि अब अगर आप हमारे घर में घुस के मारेंगे ना हमें, तो हम आपके घर में तो नहीं घुस सकते, आपके पास टैंके और बंदूकें हैं, लेकिन हम आपके घर की अंदर की बातें आपको बताएंगे और ये भी बताएंगे कि किसकी बीवी ने किसको क्यों गोली मारी और उसके पीछे कौन जनरल रानी थी। समझ आ गई है ना मैं क्या कह रहा हूं? अब अगर आइंदा किसी सहाबी के घर में घुस के तुमने उस पर तशद्दुद किया, हम बताएंगे कि तुम्हें तुम्हारी बीवी ने गोली क्यों मारी। बस इतना ही बताना था। थैंक यू वेरी मच। उसके बाद ये वाला फैसला भी हो गया कि हामिद मीर साहब जो हैं वो ये प्रोग्राम नहीं करेंगे। अब अगर नेचुरल फ्लो में देखा जाए तो अगला क्या होगा, वो हामिद मीर पे हमला होगा। भले को फिजिकल असाल्ट किया जाए, तो गोलियां तो बेचारे पहले ही वो गोलियों में खुद कफील हैं, तो इसलिए उन्हें गोली की तो शायद ज़रूरत नहीं होगी, लेकिन जो उनके ऊपर नफसियाती हमला हो सकता है, जो उनके ख़िलाफ़ गालम गलोच हो सकती है, जो बकवासियात हो सकती है, वो जो है वो ज़रूर होगी। कि ये जो टेंशन होगी इस वक्त, पिछले दिनों यूरोपियन यूनियन में जो रेजोल्यूशन पास हुई थी उसमें ख़ास तौर पे आज़ादियों के इजहार के ऊपर जो पाबंदी है उसका जिक्र किया गया था। जो बाइडन ने अभी तक हमारे प्राइम मिनिस्टर की मुबारकबाद की कॉल वसूल नहीं की, और ज़ाहिर आर्मी चीफ से तो वो कॉल की वसूल नहीं कर सकता। इसका मतलब है रियासत पाकिस्तान की के साथ वो डायरेक्ट गुफ्तगू में नहीं आना चाह रहा। जो बाइडन जो है उसे पाकिस्तान को इस इलाके के साथ इंटरेक्ट करने का बड़ा ही तजर्बा है, और पाकिस्तानी सियासतदानों की उसके साथ ज़ाती दोस्तियाँ भी हैं, तो अभी वो भी बर्डन है। FATF की तलवार भी लटक रही है। मुझे खदशा है, मुझे जो दुख होता है वो ये होता है कि कुछ चंद लोगों की झूठी और अनाओं के बायस, झूठी और खोखली अनाओं के बायस मेरे पाकिस्तान के ऊपर अजाब टूट जाना है, ये मुझे खदशा है। अल्लाह करे मेरा ये खदशा जो है वो दुरुस्त ना हो, अल्लाह करे मैं गलत सोच रहा हूँ। इमरान खान की हुकूमत या इस रजीम में अजीब व गरीब तमाशे चल रहे हैं। जो बोले उसकी ज़बान बंद कर दो, जो वोट दे उसका हाथ रोक दो, उसके अंगूठे पर स्याही लगने से पहले प्रोसेस को ही रोक दो। ये पहली बार नहीं कर रही इमरान खान की हुकूमत, पहले भी किया गया। और हामिद मीर पाकिस्तान के मायानाज सहाफ़ी हैं, उन पर पाबंदी भी पहली बार नहीं लगी। पहले भी हामिद मीर मुशर्रफ के दौर में ऑफेयर रहे। हामिद मीर साहब गोली भी खा चुके हुए हैं, और अब गोली के ही जिक्र पर उनको ऑफेयर कर दिया गया। ज़ाहिर है जियो टीवी ने उनको जो उन्होंने तकरीर की थी, प्रोटेस्ट हुआ था इस्लामाबाद में असद तूर को पर तशद्दुद के ख़िलाफ़ जो एहतजाजी मुज़ाहरा था, उसमें हामिद मीर साहब ने तकरीर की थी
उनकी तकरीर पर मुतजाद आ रहा है। इवन एक तो वो ट्रोलिंग है ना, जो हामिद मीर साहब की ट्रोलिंग हो रही है, उसके बावजूद भी जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि हामिद मीर साहब को शायद इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए थी, या जो भी या कुछ उनके हक में है कि जनाब वो इज़हार राय की आज़ादी के उसमें आता है ज़ुमरे में, अपनी जगह सारा मामला। लेकिन क्या इस सब का हल पाबंदी है? हामिद मीर साहब ने कोई बात गलत की है, कानून मौजूद है मुल्क में, राइज कवानीन के तहत उनके साथ ट्रीट कीजिए, उनको डील कीजिए। ये वो जो आमरीत में किया करते थे मुशर्रफ साहब कि जनाब ये वाले साहब ही मुझे पसंद नहीं, ऑफेयर कर दें। इमरान खान साहब की इस हुकूमत में आते ही यही हुआ। नाम अनगिनत सहाफ़ी हैं, कितने नाम गिनवाएं जिनको ऑफेयर किया गया, जिनको अखबारों से निकाला गया, मीडिया का गला घोंटा गया, सहाफ़ियों का मुआशी कत्ल किया गया, और अब एक बार फिर हामिद मीर साहब को जो है वो ऑफेयर किया गया है। हम टीवी पर बैठकर नहीं बात कर सकते जो यहाँ पर बैठकर बात करते हैं। कोई भी ऐसी बात जो पाकिस्तान के आइन और कानून के ख़िलाफ़ हो वो बात नहीं की जाती, लेकिन जो हुकूमत के ख़िलाफ़ हो वो बात आइन और कानून के ख़िलाफ़ बनाकर और उसको जो है वो नाकाबिले बर्दाश्त करार देकर सहाफ़ियों पर पाबंदियाँ लगती जा रही हैं। अब ये मज़ीद पाबंदियाँ लग रही हैं, लगाने जा रही है इमरान खान साहब की हुकूमत का। वो नहीं चाहिए मुझे इलेक्शन नहीं चाहिए, मुझे सिलेक्शन चाहिए। मैंने माजी में गुजारिश की थी कि खान साहब जो है वो हर चीज़ सिलेक्शन चाहते हैं। अदलिया भी उनकी मर्ज़ी की हो, नैब भी उनकी मर्ज़ी का, वोट भी उनकी मर्ज़ी का। हामिद मीर साहब का जो टॉक शो था, जो डिबेट वो किया करते थे, जियो टीवी पे करते हैं, बल्कि उसके ऊपर बैन लगा दिया है। और अब हम बिल्कुल जैसे वली खान मरून साहब ने कहा था कि अगर फौज ये चाहती है कि उसको क्रिटिसाइज ना किया जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसकी इज्जत की जाए, अगर फौज ये चाहती है कि उसको बुरे नामों से ना पुकारा जाए पाकिस्तान में, तो उसको अपने आप को दो जगहों से हटाना होगा। एक तो बिजनेस, जो कारोबार आप लोग करते हैं, हर जगह पे हर चीज का कारोबार जो आपने खोल के रखा है, ब्रेड से लेकर और जमीनों तक, वो आपको रोकना पड़ेगा, उसमें से आपको निकलना पड़ेगा। और दूसरा पॉलिटिक्स, हर जगह पॉलिटिक्स में आप लोग घुसे हुए हैं, हर जगह पॉलिटिक्स में आप टांग अड़ाते हैं, हर जगह आप अपने अननेसेसरी, जहां जरूरत नहीं है फौज की वहां भी आपने अपने लोग लगा रखे हैं, चाहे वो स्टील मिल हो, PIA हो, चाहे कोई भी इदारा हो जो कि सिविलियंस के लिए बनाया गया है, वहां पर भी एक रिटायर्ड फौजी ही बैठा आपको नजर आएगा। अब तो मुझे ऐसा लगता है कि आहिस्ता आहिस्ता करके मेरे ख्याल है कुछ टाइम के अंदर ही जो है वो हर टीवी चैनल के ऊपर भी जर्नलिस्ट हटाकर और एक रिटायर्ड फौजी ही बैठेगा और वही टॉक शो करेगा एज एनालिस्ट। वो भी इन्हीं के तरह के लोग होंगे और वो बात करेंगे, और कोई सच्चा, कोई सही जर्नलिस्ट किसी को ये काम नहीं करने देंगे। सिर्फ बूट पॉलिशिए, जूते चमकाने वाले, जूते चाटने वाले और इनकी वाह करने वाले ही रह जाएंगे जिंदा। डेमोक्रेसी जो है वो इंडिया की तरह की स्ट्रॉन्ग डेमोक्रेसी तो हमारे पास नहीं है, जिस तरह वहां पे जो बहुत से ऐसे प्रेसिडेंट्स हैं जो वहां पे उन्होंने सेट किए, जैसे कि अगर एक आप देख लीजिए उठा के वाजपेयी की हुकूमत में वो एक वोट, उनको नो कॉन्फिडेंस वोट में एक वोट से वो हारे थे, तो उसके बावजूद उन्होंने कोई ऐसा एक्शन नहीं लिया था, चले गए घर। इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आजादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए? उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चल। हिंदुस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है बहुत। जूते पड़ते हैं ईरान में, अफगानिस्तान में या तुर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते, तो दे व्हेन नमस्कार दोस्तों, अब यहाँ पर डिस्कस हो रहा है कि पाकिस्तान के पास अगर इंडिया जैसी डेमोक्रेसी होती तो पाकिस्तान की भी सिचुएशन अलग होती, लेकिन यहाँ पर एक बात बहुत भूली जा रही है कि भाई इंडिया के अंदर हिंदूज मेजोरिटी में रहते हैं और वहाँ पर डेमोक्रेसी मेंटेन रहती है, क्योंकि हिंदू अगर मान लीजिए कि डेमोक्रेसी नहीं भी होती है ना कहीं जगह पर, कई सारे एरिया में, तो भी वो इंडिया के लोग वहाँ पर डेमोक्रेटिकली ही रहते हैं। इवन फैमिली में भी डेमोक्रेसी होती है कि कोई भी कुछ भी कह सकता है, उसको कहने की आज़ादी होती है, भले एक फैमिली में 4, 5, 10 मेंबर हो।
और पाकिस्तान ये भूल जाता है कि इंडिया ने 1950 तक अपना सब कुछ इम्प्लीमेंट कर दिया था, एक मतलब वो कर दिया था, क्या बोलते हैं उसको, कि इलेक्शन शुरू कर दिए थे, और उसके बाद हमने जो संविधान है वो इम्प्लीमेंट कर दिया था, और पाकिस्तान के अंदर वही संविधान को 4-5 बार तोड़ा मरोड़ा गया, मतलब कि पूरी तरीके से कैंसिल किया गया। अब जब ऐसी पॉपुलेशन और ऐसी लीडरशिप हो, तब कैसे यहाँ पर आप कंपेयर कर सकते हो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में? इसी के साथ ये वीडियो शुरू करते हैं। पहली बात जो है ना, कि जो इंडिया वाली बात आपने अधूरी छोड़ दी, तो इंडिया की हर बात पे आप लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा कॉन्शियस और सेंसिटिव हैं कि हम इंडिया से बहुत सुपीरियर हैं। तो डेमोक्रेसी पे आके तो आप इतनी आराम से पतली गली क्यों पकड़ लेते हैं? मुझे बताएं कि आप, ये अच्छी बात है ना, तो उसको जरा खुल के अप्रिशिएट करें कि इंडियन डेमोक्रेसी जो है वो साथ साथ ही शुरू हुई थी ना आज़ादी के बाद, तो वो कहाँ पे पहुंच गए, उसमें कितनी स्टेबिलिटी है कि एक वोट पे प्राइम मिनिस्टर जो है वो हंसता मुस्कुराता घर चला जाता है। और डेमोक्रेसी और झगड़ा करने में फर्क आप लोगों को आएगा क्या? आप मुझे ये बताएं कि ये कौन सा एटीट्यूड है कि जी मैं 2 दिन से जो है सांस रोके बैठा हुआ था कि मैं हैरान कर दूंगा अपोजिशन को। ये कौन सी डेमोक्रेसी है? मैंने तो कभी जो है वो दुनिया भर में घूमा हूँ, हर डेमोक्रेसी को अंदर से देखा है, मैंने तो ऐसी कोई हैरान कुन किस्म की डेमोक्रेसी नहीं देखी। आप कैसे? तो इसलिए इसमें इंडिया का आपने बड़ी अच्छी मिसाल दी कि चलो आप अपने आप को इंग्लैंड से या अमेरिका से या ऑस्ट्रेलिया से नहीं कंपेयर कर सकते, जो हम कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, क्योंकि दरमियान में कम से कम 100 साल का गैप है। लेकिन कम से कम इंडिया के साथ तो कंपेयर करें जहां 70-80 साल का गैप है, कम से कम उसके साथ तो कंपेयर करें। और हर चीज पे आपकी गैरत जाग जाती है, आपकी इज्जत नफ्स और आपकी गर्दन का सरिया जो है वो 10 गुना ज्यादा मोटा हो जाता है। आपने आजकल अमरीकियों को जो है वो लाताड़ने पे उतरे हुए हैं, तो आप डेमोक्रेसी पे जाके इतने एक्सक्यूज किस्म का रवैया जो है वो क्यों इख्तियार कर लेते हैं? और ये जो है ये बताता है माइंडसेट जो पाकिस्तान में प्रिवेल कर रहा है कि एंटाई डेमोक्रेटिक और फाशिस्ट किस्म के रवैये हैं। इस तरह के पॉलिटिशियंस के पाकिस्तान वाहिद प्योर डेमोक्रेटिक कंट्री है एशिया में जो तरक्की की दौड़ में भी आगे जा चुका है। तालीम की वो जो है गुर्बत वहां भी है, बहुत वसी पैमाने पे है, लेकिन मिडिल क्लास भी है, एजुकेटेड क्लास भी है। हमने क्यों कर दिया है? तो हमारा सवाल यही है ना, या सबके तो यहाँ पर जमहूरियत डिलीवर क्यों नहीं कर पा रही? यहाँ डिलीवर डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे नहीं है, वही मैं आपसे कह रहा हूं। यहाँ पे है कि हम खुद जो हैं अपने आप को डिलीवर क्यों नहीं कर सके। अब ये जो बहस है ऐसी है, अगर आप बुनियाद पाकिस्तान में जाएं, खुल के यहाँ पे हम बात नहीं कर सकेंगे। तो यहाँ पे कुछ बात है कि जो हमें एक लीडरशिप मिलनी चाहिए, एक लीडरशिप क्लास जो मिलनी चाहिए, जो गवर्निंग क्लास मिलनी चाहिए, वो यहाँ पे नहीं पैदा हो सकी। जब जूते पड़ते हैं ईरान में, अफगानिस्तान में या टर्की के अंदर, तब होश आता है ना पाकिस्तानियों को कि धरती तो हिंदुस्तान की थी, इंडस पे रहते। तो व्हेन दिस काम की कचहरी हो और लोग बात करें या एक जॉइंट फैसला लेना हो, नहीं, जिसके पावर में वो उठा के ले जाता है, या चोरी चक्का करता है, या बेटियां उठा के ले जाता है, या बेच आता है। ये हीरोज हैं हमारे, महमूद गजनी और मोहम्मद बिन कासिम, तुगलक और खिलजी। हर शख्स जिसने तबाही मचाई है उसको आप हीरो मानते हैं। तो ये आपकी जिंदगी में डेमोक्रेसी हो, लेकिन पूजा आप करेंगे तुगलकों की और बलबन की और इसकी उसकी, ऐसे तो नहीं हो सकता है ना एक मुल्क की। लेकिन एक चीज और माइंडसेट मैंने देखा भी रिसेंटली, इनके 2 मिनिस्टर्स इमरान खान साहब के, एक गुलाम सरवर साहब और दूसरे शहरियार आफरीदी। शहरियार आफरीदी तो खैर कश्मीर के भी कुछ देखभाल करते, कश्मीर इश्यूज के ऊपर भी। दोनों ने स्टेटमेंट दिया है, वीडियो लिंक मौजूद है, कि अगर हमारा बस चले तो हम सुसाइड बॉम्बर बन जाएं और जो लोग इमरान खान की पार्टी छोड़ के गए उनको जाके उड़ा दें। ये क्या माइंडसेट है आपके ख्याल से? ये किस किस्म के लोग अब आ गए? क्योंकि हम सब, चाहे हम एक्सेप्ट करें ना करें, हम मौत के पुजारी हो गए। हमारी उमंग है मौत, रोज कयामत है, इज आर डिलीवरेंस। दूसरे मजाहिब के अंदर एक दूसरी चीज होती है, यहूदियों के अलग
वो हैं आफ्टर लाइफ का, क्रिश्चियनिटी का अलग है, हिंदुइज्म का अलग है, बुद्धिज्म का तो खैर वो इट इज ऑलमोस्ट लाइक एन एथियस्टिक रिलीजन। बट जो मुसलमान ने तय किया अपने लिए, खास तौर पे वो मुसलमान जो अपनी जमीन से नफरत करता हो, ना ईरानी को ये मसला है, ना तुर्क को, ना इंडोनेशियन को, ना सऊदी को, ना मिस्री को, ये है हिंदुस्तान पाकिस्तान के बेघर, यानी दे हैव नथिंग ऑफ देयर ओन। जो इनका तो दे वांट डेथ। गज़वा हिंद क्या है? गज़वा हिंद का इलेबरेट करें तो वो कहते हैं 2 फौजें निकलेंगी बैतुल मुक़द्दस से, जेरूसलम से, एक रोम को फतह करेगी और बी टीम जो होगी वो आएगी इंडिया की तरफ। और जब तक हर हिंदू को मुसलमान नहीं कर दिया और हर हिंदू टेंपल को डिस्ट्रॉय नहीं किया, रोज़े क़यामत नहीं आ सकती। तो इनको तमन्ना है क़यामत की, और क़यामत में भी क्या है, दारू पीने के लिए, लड़कियों के साथ ऐश करने के लिए वो इनके ज़हन में घुसा हुआ कि किसी तरह मौत आ जाए ताकि पहली दफा किसी लड़की से डेट करने को मिले। यहाँ तो बदनसीब पहले ही खालाजाद बहन, चचाजाद भाई के साथ शादी करके वो बारात चली जाती है, बच्ची के पूछने वाला कोई नहीं होता कि किससे कर रहे हैं। अब शायद थोड़ा सा बदल गया हो, बट आई डाउट इट वेरी मच कि अ वुमन who has the right to marry who she wants to। कहते हम वही हैं, नहीं नहीं मुसलमानों के अंदर कोई जबरदस्ती नहीं। इतनी घर जाके फेंटी मारते हैं, और वो भी छोटे भाई से कहते हैं मारो उसको, तेरे होते हुए लड़की कहाँ चली गई, डेट पे चली गई, वो उसकी अलग पिटाई, उसके पीछे गुंडे भेज देते हैं, बहनों को पिटवा के घर में बंद करवा देते हैं जल्दी से, खालाजाद फुप्पीजाद इधर उधर का कजिन ढूंढा, मैरिज। 50 साल से कजिन मैरिजेस कर रहे हैं, 50 जनरेशन से। तो कोई नॉर्मल आदमी पैदा होगा? ये तो और अभी भी मानने को तैयार नहीं। अब आप वो क्या रहे हैं, अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है बलोचिस्तान के बाद, उसकी नजर कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बेगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, अब कभी भी अगर अमेरिका की तरफ से उस हिसाब से काम नहीं हुआ पाकिस्तान का, तो सीधा वो स्टेटमेंट दे देंगे कि भाई पाकिस्तान के खिलाफ साजिश हो रही है, अमेरिका कर रहा है वगैरह वगैरह। पाकिस्तान अपना सबसे अच्छा दोस्त मानता है चाइना को, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत या फिर कहेगी सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर मदद की है ना, वो अमेरिका ने की है, चाहे पैसों से हो, चाहे पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान को खड़ा रखने के अंदर की बात हो। भले ही उसमें अमेरिका के कई सारे लाभ थे, लेकिन उसके सामने चाइना के भी लाभ है। अगर चाइना पाकिस्तान का सपोर्ट कर रहा है तो चाइना भी इंडिया के सामने पाकिस्तान को मजबूत करना चाहता था कि भाई जिससे इंडिया पाकिस्तान के साथ बिजी रहे और वो यहाँ पर मतलब ग्लोबल पावर बनता रहे। अब यहाँ पर दिक्कत हो गई। कहने का मतलब ये है कि जब कभी भी कोई भी कंट्री यहाँ पर सपोर्ट नहीं करता है, तब उनसे दिक्कत हो जाती है, या फिर इनडायरेक्टली उनसे मदद नहीं मिलती तो उनसे दिक्कत हो जाती है। और फिर यहाँ पर इंडिया का नाम जब भी आता है तब एक ही चीज़ होती है कि देखिए कितना पैसा यहाँ पर ऑब्वियसली इंडिया कर रहा होगा बलूचिस्तान के अंदर, या फिर पीओके के अंदर, या फिर जो भी यहाँ पर लोग पाकिस्तान के अंदर अज्ञात शख्सों द्वारा जो मारे जा रहे हैं, अज्ञात लोगों द्वारा, तो उसमें भी इंडिया फंडिंग करता होगा, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। क्यों नहीं बुलाया फिर इन्हें? आप वो जो सिक्योरिटी डायलॉग था उसमें कैमरन मंत्र की तकरीर का मतन पढ़ें। वो कहता है पाकिस्तान अमेरिका के रडार पे ही नहीं है, हमारा कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, अमेरिका इंडिया हमारा तस्वीराती हलीफ है। उनका वजीर दफा आता है इंडिया से अफगानिस्तान चला जाता है, यहाँ सिर्फ एक टेलीफोन करता है। और जो बाइडेन जिससे कोई तवक्कुआत थी वो उससे भी बढ़ के आगे जो है डोनाल्ड ट्रंप से। अच्छा, अमेरिका क्या कह रहा है आपको? एक लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है। कैमरन मंत्र की तकरीर हर शख्स को पढ़नी चाहिए। लाउड एंड क्लियर मैसेज दे रहा है कि अमरीकी ब्लॉक में तुम्हें शामिल होना होगा, अब भारत की बालादस्ती कबूल करनी होगी और हम वरना तुम्हें ब्लैकमेल करेंगे। कर नहीं सकता कोई माई का लाल,
कश्मीरियों की जद्दोजहद हम पे मुनहसर नहीं है रही, वो दाखिली तहरीक है। अच्छा, अब आप वो क्या रहे हैं अमरीकी कह रहे हैं कश्मीर को भूल जाओ, भूल जाओ। तुम्हें तैमूर में याद आता है कि फलां एक अक़लियत है, उसके हुकूक जो हैं वो मुतासर हो रहे हैं। तुम्हें याद आता है सूडान में जो है फलां कबाइल जो हैं, कदीम कबाइल बुत परस्त, उनके हुकूक मुतासर हो रहे हैं। दुनिया में हर कई इंसानी हुकूक की तुम्हें फिक्र है, और ये डेमोक्रेटिक फिक्र नहीं, ये जो पार्टी है ये तो खास तौर पे वहाँ इंसान नहीं बसते, उनका लहू सुर्ख नहीं है। वो क्या मतलब ये उनको भूल जाओ, ये मुतालबा है। हुकूमत को चाहिए और मिलिट्री लीडरशिप को भी चाहिए कौम को एतमाद मिले। और मैं आपको पूरी जिम्मेदारी से बता रहा हूं, कोई अखबार में जाए और आज़ाद कश्मीर में जाकर देख ले, खुद मुख्तार कश्मीर के लिए कैसे जनाब एक कैंपेन डेवलप की जा रही है। इंडिया किस तरह पैसा खर्च कर रहा है, बलोचिस्तान के बाद उसकी नज़र कश्मीर पे है, गिलगित बल्तिस्तान पे भी है कि यहाँ पे आप अगर अपने दोस्त को पहचानते ही नहीं है कौन है और दुश्मन को पहचानते ही नहीं है, तो ये एस्केपिज्म है, ये राह फरार है ज़हनी तौर पे। और इसके बाद आपकी ज़िंदगी का कितना इम्कान बाकी रहेगा शुतर मुर्ग की तरह रेत में सर दे के और बिल्ली को दे के, जैसे कबूतर जो है वो छुप जाता है। भाई ये कोई रवैया है? हमारा दोस्त इंडिया तो देखिए हमें तबाह करने पर तुला हुआ, अल्लाह ने हमें बचा रखा है। हुकूमतों को क्या करना होगा? सब सियासतदानों को क्या करना होगा? सियासतदान, ये सियासतदान है, एक आवाज नहीं आती, कब्रिस्तान बन गया, अल्लाह रे सन्नाटा, आवाज नहीं आती। वो और हर चीज पे रैलियां निकल सकती हैं, हर चीज पे जलसे जुलूस हो सकते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है। कश्मीर किसी को याद नहीं है। कश्मीर क्या है? कश्मीर कायदे आज़म ने कहा था पाकिस्तान की शहरक है, ठीक है, ड्राक है। और इधर कुछ लोग हैं सिविल सर्विस में, वो एक वजीर ने नहीं कह दिया था कि अपना बड़े दोस्त हैं इमरान खान साहब के, सीपैक के बारे में, याद नहीं क्या कहा था उन्होंने? तो ये ऑब्सेशन है इनको अमेरिका की और यूरोप की। बच्चे वहाँ पढ़े और लोग हैं पाकिस्तानी जो एरिज़ोना में जिन्होंने ज़मीनें खरीदी हैं और जो खरीद रहे हैं, बच्चे वहाँ पढ़े और सिविल सर्वेंट हैं कितने जिनकी वहाँ की शहरियत है। जब आपने उसको अपने सर पे सवार कर लिया, जब आप अपने पाँव पे खड़े, मैं वही रोज रोना रोता हूँ ना कि जब आपकी मईशत कुछ नहीं होती, आपने भीख मांगनी होती है, तो बेगर भिखारी का कोई हक इंतखाब तो नहीं होता। तो भाई वो तो आपको कह रहे हैं आप रडार पे नहीं है, अफगानिस्तान पे भी वो आपको ब्लैकमेल करते रहे। अच्छा, वो आप बोले आपका मुस्तकबिल चीन के साथ है, $300 बिलियन के मुआहदे 400 से उन्होंने 300 कर दिया उसको। अच्छा, 400 बिलियन से वो इसलिए कि भाई कितना एब्जॉर्ब कर सकता है, कई पहलू देखने होते हैं। दुरुस्त। यहाँ आप एक कंफ्यूजन में है। ये जो बात कह दी गई जी, ये हम शाह महमूद साहब ने कहा कि हम फरीक नहीं होंगे किसी इलाकाई मुतनाज़े, क्या बात है। अच्छा, ये अमेरिका की तरफ जाते हैं भाग भाग के। देखिए, ये जो खौफ होता है ना एक, और जो ऑब्सेशन होती है, ये जब ये ह्यूमन इंस्टिंक्ट्स का इंटरेक्शन इस तरह से होता है, फिर आमकाना फैसले होते हैं। अब अमेरिका की तरफ भाग भाग के क्यों जाते हैं? हमें हकीकी दोस्तों को पहचानना होगा हारून साहब। नहीं, हम जानते हैं ये कमजोर लोग हैं। ताकत एक नफसियाती चीज है, ये हमारी जो इशरफिया है ना, ये वहीं घुसती है जाके। जिस वो अमेरिकी सफीर का एक इंटरव्यू था, डॉन में छपा था कि भिखारियों की तरह जो हैं ये ताजर और अफसर और जनाब बड़े बड़े लीडर अपने बच्चों के लिए वीज़े मांगते हैं। मुझे एक आदमी याद है, जनाब हमीद गुल साहब से कहा उन्होंने आपके बच्चों को अमेरिका में पढ़ा देंगे। अच्छा, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया इसका। मतलब ये नहीं उन्होंने कहा कि जरूरत नहीं है, ये देखेंगे, बात करेंगे, उन्होंने जवाब ही नहीं दिया। या जनरल काकड़ थे, अल्लाह ताला उन्हें बरकत दे, कोई खुदा का खौफ करें, कोई अगर
कौम से मोहब्बत नहीं है तो कम से कम कोई कॉमन सेंस ही होनी चाहिए। ये नहीं हो सकेगा। उस धरती से एक दिन अगर अली गिलानी और उनके साथियों ने उठ के कह दिया कि हमें बिट्रे किया जा रहा है तो इसका नतीजा क्या? इमरान खान साहब खूब सोच समझ लें और बाकी लोग भी खूब। ठीक है। खिताब किया लम्ज में तलबा से, जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई, उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है, अपनी आदत बना ली है। हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी हैं जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर। नमस्कार दोस्तों, अब पाकिस्तान के कई सारे पत्रकार, इवन आर्मी चीफ या फिर कहे कि कई सारे पॉलिटिकल लीडर ये एक्सेप्ट कर चुके हैं कि कश्मीर के मामले में कुछ नहीं हो सकता। मतलब जो इंडिया वाला कश्मीर है वो तुम ले नहीं सकते, लेकिन जो अपना कश्मीर है उसको बचाने के लिए डिप्लोमेटिक मीटिंग्स हो सकती है, या फिर हम टेबल टॉक कर सकते हैं, और या फिर इंडिया के साथ रिलेशन मेंटेन कर सकते हैं या फिर अच्छे रख सकते हैं, जिससे होगा ये कि इंडिया जो है वो पाकिस्तान के पास जो कश्मीर है उसको छीनने के लिए हमला नहीं करेगा। अदरवाइज अगर इंडिया के पास जो कश्मीर है उसको लेने की बात करें तो दो चीज़ों से हो सकता है। एक तो हो सकता है कि भाई हमला कर दे पाकिस्तान, जो 4 बार पहले भी कर चुका है, और अब भी अगर करता है तो कुछ नहीं होने वाला, और अब तो बुरा पिटेगा और इतना पिटेगा कि कितने टुकड़े करवाएगा पाकिस्तान के। दूसरा, पॉलिटिकली आप देखो वो भी नहीं होगा। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कि कुछ नहीं होने वाला, इसीलिए पाकिस्तान एक्सेप्ट कर रहा है कि अगर इंडिया के साथ अगर हमें अपना कश्मीर भी बचाना है ना तो सिर्फ बातचीत करते रहना चाहिए, जिससे होगा ये कि इंडिया को लगेगा कि रिलेशन अच्छे है तो हमला नहीं करते। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करता है। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने भी खिताब किया लम्ज में तलबा से, और ये महफिल 7.5 घंटे ये सेटिंग चली। लम्ज यूनिवर्सिटी ने तमाम उनके 5000 से ज़्यादा तलबा हैं। लाहौर की लम्ज यूनिवर्सिटी है, बड़ी फेमस है, पाकिस्तान की सबसे, अगर आप कहें महंगी और सबसे एलीट यूनिवर्सिटी है तो वो लम्ज है। उन्होंने बलूचिस्तान के बारे में उन्होंने बात की। आर्मी चीफ जनरल कमर बाजवा ने उन्होंने कहा कि जब उनसे कश्मीर के बारे में बात की गई तो उस पर उन्होंने एतराफ़ किया। उन्होंने कहा कि हम स्ट्रेटेजिकली और पॉलिटिकली दोनों तरह से कश्मीर हार चुके हैं इस वक्त, और अब हमारे पास, जब उनसे पूछा गया तो फिर हल क्या, तो उन्होंने कहा कि अब सिर्फ एक ही हल है कि हम भारत को डिप्लोमेटिकली एंगेज करेंगे और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि इमरान को मैंने कहा था कि, लेकिन इमरान ने को प्रेफर किया और मेरी बात नहीं मानी, और उस पर उन्होंने कहा कि इसके पाकिस्तान को अब कॉन्सिक्वेंसेस भुगतने होंगे। यकीनन उनका इशारा यूरोपीय यूनियन के GSP+ स्टेटस और दीगर चीज़ों की तरफ होगा, जो मगरब से अब पाकिस्तान को बैकलैश आएगा। आर्मी चीफ ने लम्स का विजिट किया, बड़ा अहम विजिट, इतना अहम बड़ी खबर ये बन गई कि इसको इंटरनेशनल और नेशनल मीडिया बड़ी खबर बनाकर कोट कर रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है। भारत के हवाले से भी उन्होंने बात की। वो बात जो है वो तो बड़ी हैरान कुन है वैसे, कि जी जो वहाँ पे जो भारत है वो बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी में और ख़ास तौर पर अगर आप कह लें कि जासूसी में बहुत आगे जा चुका है, यानी कि उसके पास बड़ी ज़बरदस्त टेक्नोलॉजी है इस हवाले। वो टारगेटिंग रियासत के लिए बड़ी ख़राब बात है जी, और नेशनल यूनिटी और नेशनल कोहेजन के लिए बड़ी, और आगे जिस किस्म के फैसले आने हैं इकोनॉमिक्स के और ये वो, अगर वो डिले हो जाते हैं या वो होते नहीं हैं, बजट भी आगे आना है, और ये अफरा तफरी रही तो मैं समझता हूँ कि इंटरनेशनल कम्युनिटी तो बिल्कुल आपको साथ छोड़ देगी और आपके साथ कोई नहीं खड़ा होगा। वो कहेगी ये बनाना रिपब्लिक बन गई है, और फिर एक ऐसी स्टेज आ जाएगी कि शायद इस्टेब्लिशमेंट को ये सोच आए कि ये तो तबाही की तरफ हम जा रहे हैं, वो मानता नहीं है, ये छोड़ते नहीं है, तो फिर हमें ही कुछ करना पड़ेगा, और अगर वहाँ हम आ गए तो अल्लाह ही रहम करेगा। ऐसे ही ऑप्शंस की बात। अच्छा, बड़े प्लेयर्स की तो क्लैरिटी आ गई। मगर मैं एक बात पे मैं वाज़े तौर पे अटा हुआ हूँ, जैसे कि ना अटक गया हूँ कि खान साहब सर्वाइव नहीं कर सकते। ओके सेठी साहब, नहीं कर सकते। जब धरने शुरू हुए थे नवाज शरीफ साहब के खिलाफ जी, तो उसके पीछे पूरा एस्टेब्लिशमेंट थी। फॉरेन पॉलिसी जो है वो हमारी बहुत वीक है। फॉरेन पॉलिसी हमारी ऐसी होनी चाहिए कि हम सबको साथ लेके चलें, थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होना चाहिए इंसान को, हर जगह स्टबर्न नहीं हो जाना चाहिए। एक हम लोगों ने अपनी आदत बना ली है, हम सभी ने, मैं कहूँगी पाकिस्तानी हैं जो मेजॉरिटी, कि हमने जो है वो भारत के साथ मुकाबले करने हैं और उसके बाद उसको बुरा भला कहना है। क्योंकि अगर हम उनसे कोई बेहतर चीज़ सीख लें या हम बांग्लादेश से सीख लें
तो उससे हम अपने आप को ठीक कर सकते हैं, हमारे के बहुत से इश्यूज हैं उसको हम सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है कि हम हर वक्त मुकाबलों में लगे रहते हैं और हम कंपटीशन भी ऐसे लोगों से करते हैं जिन तक हम पहुंच नहीं सकते। बहुत हद तक ये जिम्मेदारी फॉरेन मिनिस्टर की भी होती है। हमारा फॉरेन मिनिस्टर जिस तरह से लोगों के साथ बैठते हैं, चाहे वो यूएई के एम्बेसडर के सामने जो पिक्चर्स चल रही थी वो भी सबने देखी है। बाकी कोई अगर आता है किसी और कंट्री का, हमें विजिट करने आता है, तो वो बेचारे ने अपनी अम्ब्रेला खुद पकड़ी होती है और शाह साहब की अम्ब्रेला उनके साथ के जो उनके एम्प्लॉयज होते हैं या उनके जो असिस्टेंट होते हैं उन्होंने पकड़ी होती है। हमारा और भारत का डीएनए तो एक है, हम लोग एक ही हैं सारे। मतलब ये नहीं है कि उनका जिसे वो कहते हैं ना कि वो कोई हमसे ज्यादा कोई इंटेलिजेंट है या हम उनसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। एक ही ब्रीड है, एक इलाका है, एक ही हमारा डीएनए, एक ही सारा कुछ है। सिर्फ फर्क एक चीज का, उनके अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और हमारे अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं। उन्होंने समहाउ दे मैनेज के उनके इंस्टीट्यूशंस प्रिवेल करें, हमारे यहाँ इंडिविजुअल्स प्रिवेल करते हैं। हमारे यहाँ जिसे आप कह लें कि लोग मजबूत हैं, उनका अदारा मजबूत है। तो उधर पार्लियामेंट अपना रोल प्ले करती है।